गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग। मेरे हिसाब से आप लोगों ने वो वीडियो जो सॉल्यूशन मैंने भेजा था वो देख लिया होगा बेटा, ठीक है ना। और एक और कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था डेंसिटी वाला कि वी वेपर डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी अगर कहीं पे दे रखा हो तो आप लोग यही लगाओगे एम इक्वल टू एम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन 2। तो जैसे आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट, यानी वेपर डेंसिटी से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बेटा। तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। या एटॉमिक वेट, जो भी वेट निकालना चाहोगे वेपर डेंसिटी अगर दे रखी है आपको तो इजीली क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस करना अगर हो तो भाई एनसीईआरटी में बेटा। ओके ठीक, आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा। नया कॉन्सेप्ट सीख लिखो, प्रॉब्लम problems based upon chemical reaction। केमिकल रिएक्शन पे प्रॉब्लम बेस है, उन पे हम लोग पढ़ेंगे क्या होती हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे क्या क्या हो सकता है बेटा, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रीजन, और एक होता है बेटा एक्सेस रीजेंट, ठीक है ना। ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपको मोल, मास और वॉल्यूम ये कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। लिमिटिंग में भी यही पूछ सकता है। लिमिटिंग और एक्सेस रीजन क्या होते हैं ये पहले हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई, तभी तो हम लोग सीख पाएंगे कि भाई ये स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन द रिएक्शन क्या होता है, लिमिटिंग रीजन क्या होते हैं, एक्सेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बता सकता हो लोग बेटा केमिकल रिएक्शन क्या हो। आप लोगों ने पहला चैप्टर 10th में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा था ना, ठीक है पढ़ा था, सब लोगों ने पढ़ा था। क्या होती है बोलो बोलो, क्या होती है। देखो पहले सुन लो, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट 2 और मोर देन 2 क्या बेटा सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब अगर कोई मैटर है बेटा, मतलब मैटर 1 है, मैटर 1 है प्लस मैटर 2, ठीक है ना। रिएक्ट करना चाहिए तो मैटर 3 का निर्माण हो, रिएक्टर रिएक्ट होना चाहिए, रिएक्शन होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है बोलो, वो रिएक्शन कहलाती है। यानी कि जैसे मान लो ये कितना है 10 ग्राम है बेटा, ये 20 ग्राम है, तो प्रोडक्ट तुम्हारा कितना बनेगा 30 ग्राम ना। यही तो बनना चाहिए कि मास कंजर्व होना चाहिए, तभी क्या होगा रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट मानी जाएगी, तभी तुम्हारा हर चीज जो है रिएक्शन में जो तुम करना चाहते हो वो रिएक्शन में हो पाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा मैटर 1 मैटर 2, सॉरी बेटा यहाँ मैटर 2 को मैंने 1 ही लिख दिया, यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है ना। तो क्या होगा मैटर 1 और मैटर 2 रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट 3 बनाते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट 3 बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैटर मतलब मैटर 3 बना रहे हैं, वो भी कैसा, जितना ये रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। नहीं मानते तो कोई भी रिएक्शन उठा के देख लो बेटा, उसमें रिएक्टेंट का मास लेना फिर प्रोडक्ट का मास लेना, देखना इक्वल आ रही होगी, ठीक है। तो रिएक्शन बेसिकली क्या होती है,
देखो रिएक्शन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रिएक्शन में? कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जैसे मान लो बेटा कोई रिएक्शन है, मान लो A2 प्लस B2 गिव्स करके 2AB बना रहा है, ठीक है ना। तो A2 और B2 क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड होगा A और B के बीच, ये क्या बन जाएगा, सॉरी चलो मैं बताऊंगा अभी। ये बॉन्ड है, ये प्रोडक्ट बनेगा, मान लो ये 2 ये बन गया 2 मॉलिक्यूल AB, ये बन। तो आप लोग क्या देख रहे हो बेटा इसमें, बेसिकली इसमें आपने ये देखा कि दो रिएक्टेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बेटा वो क्या हो रहे हैं, बोलो वो क्या हो रहे हैं, वो रीअरेंज हो रहे हैं। एटम बेसिकली क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं, तभी रिएक्शन होनी होगी बेटा। कि जो 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 मैटर आपने मैटर 1 और मैटर 2 या मोर देन मैटर 3 4 5 जितने भी ले सकते हो, उनमें रिएक्शन तभी मानी जाएगी जब उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बेटा, मतलब जिनसे वो चीज बनी हुई है, उनका रीअरेंजमेंट होना चाहिए। रीअरेंज मतलब कि जैसे अपने रीअरेंजमेंट कब होगा, जब वो अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा और नए बॉन्ड को फॉर्म करेगा। भाई जैसे ए बॉन्ड टूटा होगा ना बेटा, पुराना ओल्ड बॉन्ड है ए, और बीबी ही क्या है बेटा, पुराना बॉन्ड है, और जुड़ा कौन सा, AB बॉन्ड, यानी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी रिएक्शन तभी होगी जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे बेटा, रीअरेंज होंगे। रीअरेंज तब होंगे जब ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे बेटा, टूटेंगे बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म इन द प्रोडक्ट। तो आप लोग को ये पता है बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसीलिए मैंने बताया नहीं, ठीक है ना। और जो रिएक्टेंट इस पे अटैक करता है उसको बोलते हैं रिएजेंट, यानी कि जो रिएक्शन करने के लिए तत्पर होता है कि नहीं हमको रिएक्शन करनी है। अब एक चीज बताओ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट आपने क्या बताया, में पहला पॉइंट कि मास ऑलवेज विल कंजर्व, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, मास ऑलवेज कंजर्व होना चाहिए। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रीअरेंज होना चाहिए। रीअरेंज्ड। तीसरा, ओल्ड बॉन्ड क्या होना चाहिए बेटा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। और न्यू बॉन्ड क्या होने चाहिए, फॉर्म होने चाहिए। ओके, अच्छा अब तुम सोचो बेटा कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आपने ये बता दिया कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक क्यों होंगे भाई, कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए। तो जो रिएक्शन में एनर्जी लगे बेटा उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी विल रिलीज बाय द रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ये से कैरेक्टरिस्टिक थे, यानी कि अगर ये चीजें हो रही हैं बेटा तभी वो चीज रिएक्शन मानी जाएगी। बात समझ रहे हो, मतलब मास ऑलवेज कंजर्व होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रीअरेंज होने चाहिए, ये नहीं कि ए बी बी है, ये रीअरेंज होने चाहिए, और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए, तभी रिएक्शन मानी जाएगी। ओके, रिएक्शन कैसे मानी जाएगी, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए और पुराने बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा, सिरप जो होती है, सिरप बताओ सिरप कैसी होती है, क्या उनमें रिएक्शंस होती है, नहीं, क्योंकि सिरप में क्या होता है, एक मिक्सचर होता है बेटा,
मिक्सचर, जैसे वाटर का या अल्कोहल का बहुत सारा मिक्सचर होता है उसमें, ठीक है ना, तो उसमें रिएक्शन नहीं होती बेटा, सिरप में रिएक्शन नहीं होती, वो केवल केवल बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्योंकि उसमें जो पार्टिकल हैं उनके पार्टिकल अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ नहीं रहे बेटा, वो केवल एक साथ रह रहे हैं, जैसे मिक्सचर जैसे एक साथ रह रहे हैं। रिएक्शन तभी होगी जब क्या हो, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जो मैटर जिस चीज से मिलके बना है उसका क्या होना चाहिए, रीअरेंज होना चाहिए, मतलब वो चीज हट के कोई दूसरी चीज आनी चाहिए वहां पे। ओके बेटा, रीअरेंज मतलब पार्टिकल तो वही रहेंगे, जैसे जैसे आप लोगों ने देखा बेटा NaCl प्लस H2O को जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है, NaOH बनता है और HCl बनता है। बोलो, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हो रही है, ये चीज देखो, ये NaOH प्लस H2O, अब ये Na और Cl के बीच बॉन्ड टूटा, बना किसके बीच, Na और OH के बीच। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट हो गए क्या, यहाँ पे Zn आ गया क्या, जिंक आ गया क्या, कॉपर आ गया क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस आइटम वही रहेंगे, रीअरेंजमेंट अलग हो गया। मतलब Na के साथ अब OH आ गया और यहाँ पे H के साथ अब Cl आ गया, बस आइटम का क्या हो, बेसिकली रीअरेंज हो गए हैं। तो हो सकता है कि इस रीअरेंजमेंट के दौरान कुछ एनर्जी आप उस रिएक्शन को देनी पड़े या देनी पड़े, ठीक है ना, या उस रिएक्शन की एनर्जी क्या हो बेटा, रिलीज हो। तो इस सिचुएशन को ही क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्शन कहेंगे। ओके बेटा, तो आज समझ के रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक ये हैं, में मास ऑलवेज कंजर्व होना चाहिए, मास यानी कि जो उसमें पार्टिसिपेटिंग जो रिएक्टेंट्स होते हैं एंड जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मास अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्वल आना चाहिए। देखो बेटा इक्वल आ रहा होगा, इनका सबका मास कैलकुलेट करके देख लेना, इक्वल आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो समझ जाओ गलत है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बेटा इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से मैथमेटिक इक्वेशन होती है, वैसे केमिकल इक्वेशन नहीं होती। केमिकल इक्वेशन जैसे मैंने लिखा था अभी, NaOH प्लस HCl गिव्स क्या, NaCl प्लस वाटर। ओके, ये लिखा था, तो ये केमिकल इक्वेशन है बेटा, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन बता दो। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बेटा अगर हम ग्लूकोज को बर्न करें तो क्या बनता है, तो इसको वर्ड के प्रॉब्लम में लिखो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये क्या है, ये रिएक्शन है। अब रिएक्शन को बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म ग्लूकोज क्या होगा बेटा, C6H12O6 होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन गैस O2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। बात समझ रहे हो बेटा। तो ये जो आया, जो आपने ये चीज लिखी है, ये क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसकी फिजिकल स्टेट का भी बहुत ध्यान रखें। तो ग्लूकोज बेटा सॉलिड में होता है, ये गैस में होता है, ये भी गैस होती है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, यानी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने बताइए, 6 है, यहाँ पे 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, यहाँ पे 6 दूनी 12, अब 6 दूनी कितने हो गए, 12, 12 6 18, यानी कि यहाँ पे हमने कर दिया 9 दूनी 18, नहीं 6 कितने हो गए 6, हाँ 6 से कर दो, ये बैलेंस हो गई। अब ये केमिकल इक्वेशन हुई। केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए बेटा, पहले तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तीसरी बात उनकी फिजिकल स्टेट लिखी होनी चाहिए, तभी वो केमिकल इक्वेशन मानी जाती है। तो यानी कि क्या क्या होना चाहिए केमिकल इक्वेशन, तभी बोलोगे आप बेटा, क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन के नेसेसरी पॉइंट क्या है,
बोलिए। पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और तीसरा राइट फिजिकल state of the reactants and products, ये होना चाहिए, तभी वो हम केमिकल इक्वेशन उसको बोलेंगे। तो ये आप लोगों ने पुरानी चीजें थी बेटा वो पढ़ी है, सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब चीज तुम जानते होगे, बस मैं रिकॉल कराया हूँ बेटा। ओके ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, उसकी फिजिकल स्टेट लिखी होनी चाहिए बेटा। ओके अब बात करते हैं बेटा स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ठीक है ना। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, ये स्टोकियोमेट्रिक जो है, स्टोकियोमेट्रिक ये दो वर्ड से मिलके बना है, स्टोकियो एंड मेट्रिक। स्टोकियोन क्या होता है बेटा, ये होता है एलिमेंट, मेट्री मीन्स होता है मेजरिंग, यानी क्या बेटा, मेजरिंग ऑफ द एलिमेंट, measuring of the एलिमेंट। एलिमेंट को कैसे मेजर करोगे, थे कहाँ से करोगे, लाइक कैसे, मोल कैलकुलेट करना होगा आपको मास कैलकुलेट करना होगा, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो ये सब चीजें जिस कैटेगरी में करोगे उसको क्या बोलेंगे, स्टोकियोमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक होता है, क्या होता है दूसरा पॉइंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये है कि कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग और प्रोडक्ट आर प्रोड्यूसिंग आर these are always known for balanced chemical equation। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं हम वो बेटा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे अभी तो मैंने जो लिखी थी ना C6H12O6 को आपने ऑक्सीजन के साथ जलाया था बेटा, तो क्या बना था, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसे लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके बेटा। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं वो देख लो पहले। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे कार्बन कितने बेटा 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितने 12, तो यहाँ पे 6 से। अब कार्बन कितने होगा, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 दूनी 12 6 18, यानी कि यहाँ पे 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जो आपने 6 लिखे हैं ये चीज दीज और क्या बेटा,
स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, बात समझ गए बेटा, विदाउट। चलो, तो आप लोगों ने स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीख लिया है, जान लिया कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है, बेसिकली हमको क्या करना है इसमें, या हमको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं वो देख लेना है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ reactant is single, अगर सिंगल रिएक्टेंट है बेटा तब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे वो बेटा। मैं एक चीज याद रखना, मैं जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो तुमको बुक में नहीं मिलेंगी, इसीलिए ध्यान से पढ़ना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ठीक है ना। इफ केस नंबर फर्स्ट, इफ रिएक्टेंट इज सिंगल, जैसे रिएक्टेंट सिंगल है बेटा, जैसे मान लिया लिख दिया है KClO3 gives KCl plus O2, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ पे 3 कर देना, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लग जाए। ओके बेटा, आपको पता है ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये क्या है, ये गैस है, ओके, ये आ गया। तो आपको मोल का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोल्स, इनके जो मोल्स के रिलेशन आ जाएगा वो देखो क्या आएगा, मोल्स रिलेशन। देखो क्या आ जाएगा, मोल ऑफ KClO3, उनका कोफिशिएंट, ठीक है ना, इक्वल टू मोल ऑफ KCl उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ O2 उसका कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है बेटा, याद रखना, ये कोफिशिएंट है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे लिख दो, ये क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये मोल का रिलेशन है, ओके। और एक बार अगर आपको मोल निकल आए तो मोल से आप क्या कर सकते हो, N बराबर W/M, यानी कि गिवन वेट भी निकाल सकते हो। अगर तुमसे पूछा कि हाउ मैनी वेट, तो ये वेट निकल सकता है बेटा। N इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हो बेटा, निकाल सकते हो कि नहीं, पार्टिकल्स क्या होंगे अपॉन N। अगर आपको थर्ड वॉल्यूम निकालना है उस गैस का, ठीक है ना, तो वो भी निकाल आएगा 22.4 लीटर एट NDP। तो अगर आपको एक बार मोल निकाल लिया, या आपको कहीं दे रखा कि भाई एक गैस है वो इतने लीटर की है, तो मोल निकाल लोगे, मोल निकालने के बाद उनके बीच रिलेशन बता देना। जैसे ये क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई KClO3 इतने ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनता है, तो ये कितना कितना बनेगा, कितने कितने मोल बनेंगे, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये जो गैस बन रही है बेटा वो कितने वॉल्यूम की होगी, कितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है बेटा, बोलो, बात समझ गए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने लिख दिया होगा, यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया हूँ बेटा, ये जो गिवन है बेटा वो आपको है 36
7 यहाँ बेटा मैंने वेट गिवन है। अब वेट गिवन हो गया, अब इससे क्या निकाल लोगे, मोल निकाल लोगे। मोल कैसे निकालोगे बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, ठीक है, उसको मोल निकालने के बाद ये रिलेशन फाइंड आउट कर लेना, फिर सबके मोल आ जाएंगे। मोल निकालने के बाद किसी के भी मैं बिजनेस में पूछूं हाउ मनी जो है लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो आप कैलकुलेट कर लो। तो बेटा इस पे जो है चर्चा हम लोग कल करेंगे, ओके बेटा, क्वेश्चंस पे, जिससे अपन लोग लिमिटेड रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।